नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया होंगे। तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रतिदिन के भांति आज भी। आपको पता होगा ही कि इससे पहले 15 सेट मैं उपलब्ध करा चुका हूं सामान्य अध्ययन के, है ना। और 2 करंट अफेयर के भी मैं उपलब्ध करा चुका हूं। हफ्ते में 2 दिन करंट अफेयर भी आपको मैं दूंगा, ऐसा मैंने आपसे वादा किया है। तो 2 दिन उपलब्ध कराता हूं। तो ये 16वां वीडियो है। इससे पहले बिहार दरोगा के लिए 15 टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा चुका हूं। नहीं देखा है तो देखिएगा अवश्य। सारे प्रश्न जो हैं बिल्कुल A1 हैं, एकदम एग्जाम के पैरेलल हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल 1275 वाले के लेवल के बराबर। तो चलिए बिना वक्त को गवाए हुए शुरू करते हैं। इसमें करंट से लेकर के इकोनॉमिक्स तक के सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश। मैं आपको हर बार कहता हूं कि जब भी पहला का नाम आए तो इंपॉर्टेंट रखिएगा, जब भी कुछ यूनिक आए तो इंपॉर्टेंट है। तो यहां देख रहे हैं कि ये सारे ग्लेशियर इसके समाप्त हो गए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश है? 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है ना। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ऑप्शन मत पढ़ा करिए, डायरेक्ट आंसर को हिट करिए। तो चलिए मैं आंसर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा आंसर मन में ही। तो जो राइट आंसर है वह है वेनेजुएला। जी हाँ, वेनेजुएला, इसकी राजधानी कराकस है और वेनेजुएला ने अपने सारे ग्लेशियर खो दिया है। इसके ग्लेशियर अब बचे नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, देश का पहला राइस एटीएम। जी हाँ, देश का, भारत का ही कह रहा है कि पहला राइस एटीएम कहां में खुला है। कहां में खुला है भैया? राइस एटीएम है तो यह भुवनेश्वर, जी हाँ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में यहां पहला राइस एटीएम। देखिए अब आप लोग कमेंट करते हैं कि याद नहीं होता है, याद होगा। बस करना क्या है? राइस एटीएम भुवनेश्वर, इतना ही आपको बस एक लाइन एक बार बोलना है, राइस एटीएम भुवनेश्वर। बस थोड़ी देर के बाद जब आप वीडियो देख लेंगे आज कल, आप फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा जरा सा कि भैया क्या है, या नोट कर लीजिएगा तो उसको रिकॉल कर लीजिएगा। आपको बहुत लंबे समय तक ऐसे याद रह जाएगा। चलिए आगे तीसरा नंबर, लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? लाडली लक्ष्मी, तो लाडली लक्ष्मी जो है वह MP यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना चलाया गया है, लाडली लक्ष्मी 2.0। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए चौथा सवाल, उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा नहीं है यार, इसी का ऑप्शन है उड़ीसा, इसका डी ऑप्शन है जो है वो उड़ीसा है, ठीक है ना। डी ऑप्शन उड़ीसा है, ये उड़ीसा इसका आ गया है। किस बैंक ने हाल ही में सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए। ये कौन सा बैंक है जिसने सिंगापुर में, जी हाँ, सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? तो वह बैंक है HDFC। जी हाँ, HDFC बैंक है जो सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको। हाल ही में चर्चा में रहा इम्फाल। इम्फाल क्या है भाई? इम्फाल क्या है? तो इम्फाल एक विध्वंसक जहाज है, विध्वंसक जहाज, विध्वंसक जहाज याद रखिएगा। इम्फाल वैसे तो मणिपुर की राजधानी भी है, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि विध्वंसक जहाज है इम्फाल। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के पास। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है फतह 2 लॉन्च किया है? फतह 2 लॉन्च किसने किया है? तो ये पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क जो भारत से ही अलग हुआ है, पाकिस्तान ने ही फतह 2 लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, इसको पड़ोसी देश है इसलिए इसको पढ़ लिया हम लोग। चलिए, हाल ही में कौन अफगानिस्तान को पछाड़कर अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना? देखिए अभी अब तक तो अफगानिस्तान था अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक, लेकिन अफगानिस्तान को अब पछाड़ दिया, पछाड़ दिया अफगानिस्तान को। कौन? म्यांमार। म्यांमार जो है वह अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है अफगानिस्तान को पछाड़ करके। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे हम लोग अगले सवाल, 8वां प्रश्न। चलिए, हाल ही में कहां से भैया पलाश बिल्ली जिसका नाम है लुफ्थहान्सा, जी हां, पलाश बिल्ली लुफ्थहान्सा का साक्ष्य मिला है, साक्षी नहीं, साक्ष्य
साक्ष्य, ये टाइप में मिस्टेक है, साक्ष्य मिला है। हाल ही में कहा में पल्लास मिली, लुफ्थांसा का साक्ष्य मिला है। 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर करना है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां सवाल, वर्ष 2024 के रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा नहीं गया है, किसे? किसे भैया 2024 में इनमें से नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? 4 लोग हैं ना, डेविड बेकर हैं, देखिए क्या क्या नाम है, डेविड बेकर हैं, बी में है क्या, बैटरी लो हो रहा है, बी में है डेमिस हसाबिस, सी में है जॉन एम जम्पर, और डी में है निहोन हिंडाक्यो। तो निहोन हिंडाक्यो को रसायन के क्षेत्र में नोबेल नहीं मिला है, ध्यान देना है, निहोन हिंडाक्यो को रसायन के क्षेत्र में नोबेल नहीं मिला है। सवाल आ सकता है परीक्षा में। चलिए 10वां सवाल, हाल ही में डेविड बेकर को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बेकर को तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला ही है, रसायन के क्षेत्र में मिला ही है, किस लिए मिला है भैया? तो याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन हेतु इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 वाला है, यह प्राप्त किया गया है ना, 2024 में इनको मिला है। चलिए आगे चलते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है, फंजाई जो होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी? तो उसकी कोशिका भित्ति जो है वह है काइटिन, किसकी? काइटिन की बनी होती है ना। आप पढ़े हैं ना कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो वही है, आपको समझना है। चलिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ की बात कर लीजिए, तो सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, आर्थ्रोपोडा। ओके, चलिए सर, चलिए 13 नंबर सवाल, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला प्रतीत होता है। देखिए, आपने देखा होगा, कांच है, बीच से अगर चटक गया, दरार आ गया, तो वहां पर चमकते रहता है ना, चमकते रहता है, दरार में आपको चमक दिखाई देगी। क्यों? तो इसका जो मुख्य कारण है वह है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ, TIR जिसको कहते हैं, TIR, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण जो है वह कांच का जो टूटा हुआ भाग है वो चमकीला दिखता है। मरीचिका का बनना है। अच्छा, आपने देखा होगा जब आप पक्की सड़क पर चलते हैं, कभी आपने देखा, गौर किया या नहीं, तो आप जब ये मान के चले कि ये पक्की सड़क है ना, आप यहाँ हैं तो आपको लगेगा कि आगे पानी जमा हुआ है, धूप में आपको लगेगा कि पानी आगे गिरा हुआ है, लेकिन जैसे आप नजदीक पहुंचेंगे पानी नहीं रहता, फिर आपको और थोड़ा दूर लगेगा कि पानी जमा हुआ है। तो ये आपके साथ मरीचिका होता है, मृग तृष्णा होता है। जैसे मृग तृष्णा का मतलब कि रेगिस्तान में जो मृग होता है पानी के तलाश में घूमते रहता है, तो दूर जब देखता है उसको ना, तो लगता है कि पानी है। जैसे आप जब कभी रोड पर चलिए तो आपको दिखाई देगा कि आगे रोडवा पर पानी गिरल है, लेकिन पानी रहता नहीं है। तो मृग को भी वही होता है, रोड उसको रेगिस्तान में लगता है कि पानी है, लेकिन पानी की तलाश में दौड़ते 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 जाता है, मर जाता है बेचारा, पानी नहीं मिलता है। तो इसी को कहते हैं मृग तृष्णा, है ना, या मरीचिका। तो मरीचिका जो है यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि TIR के द्वारा बनता है, या TIR से होता है इसका कार्य। तो चलें आगे, चलिए, इनमें से कौन व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का उदाहरण है? जी हाँ, व्यतिकरण का उदाहरण इनमें से कौन है? अच्छा, व्यतिकरण आपने देखा होगा, आप देखे होंगे कि जब साबुन लगाकर नहाते हैं तो साबुन का या सर्फ का बुलबुला निकलता है, या कपड़ा अगर आप धुलते होंगे सर्फ से तो बुलबुला निकलता है, तो बुलबुला देखिएगा कि चमकते रहता है, नीला हरा ऐसे इस टाइप का, है ना। तो यही है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना ही व्यतिकरण है। याद कर लीजिएगा, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना ही व्यतिकरण है। अच्छा सवाल है, आपको परीक्षा में आता है। चलिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष में कोई एक घटना नहीं होती है, 2 से अधिक घटना होती है। देखिए, एक तो अपवर्तन होता है ना। अपवर्तन का मतलब कि इंद्रधनुष बनने के लिए ओस या पानी जो भी हो उसकी आवश्यकता है, प्रकाश
हवा से कहाँ जाता है, द्रव में चला जाता है, लिक्विड में चला जाता है कि नहीं, ये हवा है, पानी में जाता है, फिर यहाँ से टकरा करके और निकलता है। तो इसमें दो तीन प्रकार की घटनाएं होती हैं, वही पूछ रहा है। एक तो अपवर्तन हो रहा है, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है पहला। उसके बाद ये परावर्तन भी हो रहा है टकरा करके, हालांकि परावर्तन ऑप्शन में नहीं है तो इसको आप नहीं रखिएगा, परावर्तन इसमें है, लेकिन मुख्य जो आंसर होगा वह होगा अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, है ना, कलर का बंटना। आखिरी में क्या होता है, कलर बट जाता है 7 रंगों में, देखा है ना, श्वेत प्रकाश ये परावर्तन होने के बाद उसका क्या होता है कि कलर अलग अलग बट जाता है, 7 कलर निकल जाता है, तो उसी को परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कह लीजिए। तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो अपवर्तन और परिक्षेपण या विक्षेपण, याद रख लीजिए। अच्छा सवाल है, परीक्षा में आएगा आपको। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता जो त्रिज्या है, ये देखिए शून्य नहीं है, शून्य है, ये शून्य, एक अनंत और अनंत एक के बीच में, तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह है अनंत, है अनंत। समतल का मतलब कि प्लेन मिरर, ये प्लेन। वक्रता त्रिज्या के लिए वो गोला अगर होता तो ये मान के चलते कि ये फोकस है ना, ये फोकस हो गया। अब ये गोला है ही नहीं, ये किस दर्पण से काटा गया है इसका कोई पता ही नहीं है, ये कितना दूर इधर जाएगा कितना इधर जाएगा, मतलब अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वह अनंत होती है। पानी का पीएच मान जरा पूछ रहा है, बता दीजिए। तो जब आप पानी पीते हैं तो खट्टा लगता है कि कड़वा, कुछ नहीं लगता है, इसका मतलब वो उदासीन है। 7 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। चलिए, नीला थोथा क्या है, पूछता है नीला थोथा का नाम, अन्य नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट। जी हाँ, कॉपर सल्फेट आपको कैसे याद रखना है, कानी, कानी याद रखना है, का से कॉपर सल्फेट और नी से नीला थोथा, कानी याद रखिएगा, काम चल जाएगा आपका। चलिए, पीएच मूल्यांक दर्शाता है, पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है भैया, तो पीएच मान हम लोग मापते हैं, कोई अम्लीय या क्षारीय हो उसका मूल्यांकन करते हैं, यानी कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन पीएच मूल्यांक दर्शाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 21। स्वर्णकारों द्वारा, जो सोनार होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला एक्वा रेजिया बनाया जाता है। ये धातुओं को गलाते हैं, सोना वोना को गलाते हैं एक्वा रेजिया से। अब एक्वा रेजिया में ऐसा होता क्या है भाई कि वो सोना तक को गला दे, है ना, एक्वा रेजिया में होता क्या है कि वो सोना तक को गला दे, तो एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जी हाँ, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला करके एक्वा रेजिया बनाया जाता है ना, HCl और NCl, इनको नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला करके ये बनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ऑप्शन 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो समझ गए, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना, HCl। अच्छा NCl बोल दिए हैं क्या, NCl नहीं, NCl याद आ गया, HCl बोले तब NCl याद आ गया, जब बिहार पुलिस में हंगामा चल रहा था NCl को लेकर के। तो HNO3 और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को मिला करके जो है वह क्या होता है, बनता है एक्वा रेजिया। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है आपको। चलिए 22वां सवाल क्या कहता है, देखते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, इंडिपेंडेंस अंग्रेजी समाचार पत्र है, यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है वह प्रारंभ किया गया है, याद रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU के नाम से जानते हैं, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास पूछ रहा है, शिलान्यास पूछ रहा है। प्रश्नों को समझना है, यहां पर लोग मदन मोहन मालवीय को ढूंढेंगे, कोई एनी बेसेंट को ढूंढेगा, बट ये आपसे पूछ रहा है कि शिलान्यास, तो ना तो मदन मोहन मालवीय और ना एनी बेसेंट, कौन, तो लॉर्ड हार्डिंग। जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग शिलान्यास किया था, याद रखना है। चलिए 24 नंबर, बाबर के प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने का प्रमुख कारण क्या है। बाबर पहला विश्व युद्ध लिख दिए है ना, पहला युद्ध होगा, विश्व युद्ध नहीं होगा, यहाँ पर गलत है। बाबर का जो पहला युद्ध है पानीपत का पहला युद्ध 1526,
इससे पहले बाबर ने युद्ध और भी किया था, बट बाबर का जो 1526 का जो युद्ध है ये जीता, अच्छे से जीता। इसमें इसने कुछ अच्छे मतलब टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, उसी वजह से ये जीता था। अब पूछ रहा है कि क्यों, क्या लोदी की सेना कमजोर थी? नहीं। बाबर का ऑटोमन तरीके से लागू युद्ध नीति। अब आप लोग सोच रहे होंगे तुगलमा नीति खोज रहे होंगे ना, कि तुगलमा पद्धति है ना, तुलुगमा पद्धति, तो इसी को कहते हैं बाबर का ऑटोमन तरीके से लागू युद्ध पद्धति। कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करेगा। बाबर का ऑटोमन तरीके से लागू युद्ध पद्धति से ही उसकी जीत सुनिश्चित होती है। चलिए आते हैं 25वां। सबम दुखम किसके सिद्धांत हैं? सबम दुखम किसके सिद्धांत हैं? महावीर के कि बुद्ध के, है ना, कि सरस्वती जी दयानंद के, विवेकानंद के? तो याद रखिएगा समम दुखम जो हैं यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध के हैं, है ना। जब 4 यात्रा पर निकले थे भगवान बुद्ध, तो वो कहानी आपने सुनी होगी, जो चार यात्रा नहीं, जो 4 लोग उनके मिले थे, तो ये सबम दुखम उन्हीं का सिद्धांत है। चलिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से 4 पहिए गाड़ी का मॉडल यानी कि 4 व्हीलर, जी हाँ, सोच लीजिए कितना डेवलप था सिंधु सभ्यता, 4 व्हीलर गाड़ी का मॉडल तक मिला है। सोच रहे हैं कितना पहले की बात है, और उस समय भी ये 4 व्हीलर गाड़ी का मॉडल तैयार किए हुए थे। तो ये 4 व्हीलर गाड़ी का मॉडल जो है वो कहां से मिला है? तो यह चनहुदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? चनहुदड़ो से ये 4 व्हीलर गाड़ी का मॉडल जो है वो मिला है। अब आते हैं विश्व इतिहास के कुछ प्रश्न देख लेते हैं एक आध। चेका किसका गुप्त पुलिस था? चेका तो लेनिन का, किसका था? लेनिन का गुप्त पुलिस था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे। सती प्रथा का विरोध करने वाला भारतीय नेता, विरोध, समर्थन नहीं, मैक्सिमम नेताओं ने समर्थन किया था, बट कुछ थे जो विरोध भी किए थे। विरोध कौन किया था? वह था राधाकांत देव। जी हाँ, राधाकांत देव ने सती प्रथा का जो है वह विरोध किया था। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं, 29 नंबर सवाल देखते हैं। कर्नल सलीमन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था? कर्नल सलीमन जो था वह किस प्रथा का उन्मूलन किया था? तो वह ठगी प्रथा। जी हाँ, जब ठगी प्रथा हो रही थी उसी का ये उन्मूलन किया था कर्नल सलीमन, याद रखना है, कर्नल सलीमन सती प्रथा। चलिए आगे 30वां नंबर प्रश्न। राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय क्या थे भैया? तो यह एक समाज सुधारक थे। जी हाँ, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। ब्रह्म समाज से संबंधित आप पढ़े होंगे तो इनका नाम आप लोग देखते होंगे, राजा राम मोहन राय। चलिए, इनमें से कौन पहला कृषक विद्रोह था? पहला की बात कर रहा है, पहला, है ना। नील, मोपरा, पवना, बारदोली, तो जान लीजिए कि नील विद्रोह इनमें से पहला कृषक विद्रोह था। तो अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। मौर्य शासक नहीं है, ये काट दीजिएगा, है ना, मौर्य शासक नहीं है। किस शासक ने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी? किस शासक ने? मौर्य नहीं, मौर्य काट लीजिएगा। तो बिंबिसार जो है, इसने, बिंबिसार ने ही बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया के बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक, अब बिहार से हैं, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार से प्रश्न ना आए, वो भी बौद्ध धर्म से, तो दिक्कत है, करना आपको जरूरी है। तो बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया, कटवाने वाला जो था वह था शशांक। याद रखिएगा, क्या नाम था? शशांक था, जिसने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया है। किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना की? उदंतपुरी में बौद्ध विहार की जो स्थापना करी है वह करा है गोपाल ने। किसने? गोपाल, याद रखना है, गोपाल। चलिए, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना जो है वह वर्ष 1998 में। जी हाँ, बिहार में पूछ रहा है, तो बिहार में तुर्क सत्ता वर्ष 1198, याद रखना है। किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ? बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए, है ना। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर वो तो झारखंड में, अरे भाई झारखंड में तो यार 2000 ईस्वी में गया ना, झारखंड तो 2000, उस समय तो वो बिहार ही था। अब मान के चलिए कि जब बिहार था उसी समय की घटना है, तो बिहार मानेंगे कि नहीं मानेंगे उसको? उसी समय झारखंड आप मानेंगे क्या? नहीं। यही तो आपको चीजों को समझना है। पूछे, है अगर पूछे
तब आपको वर्तमान समझना है, लेकिन वो था पूछ रहा है ना, किस वर्ष नहीं हुआ था का मतलब कि उस समय तो वो था ही बिहार में, तो याद रखना है। चलिए 3 बार, 12 में, 22 में, 40 में, तीनों बार हुआ है, लेकिन 43 में नहीं हुआ है। याद रखना है आपको, 43 में नहीं हुआ है। 37 नंबर, 1857 के विद्रोह का गया में नेतृत्व किसने किया था? किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है। गया में कांग्रेस का तो हुआ ही था, साथ ही साथ 1857 की क्रांति का भी नेतृत्व हुआ था। कांग्रेस का CR दास, चित्तरंजन दास जानते हैं, लेकिन 1857 क्रांति का नेतृत्व तो बताएंगे खुशहाल सिंह। कौन? खुशहाल सिंह। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर तो बम गिराया ही था, पहली बार हिरोशिमा पर ही गिराया गया था। वह तारीख थी 6 अगस्त 1945। फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था, है ना? तो ये भी आपको ध्यान देना है। क्यूबा का मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? अब आपको मैं संकट से प्रश्न हमेशा कराता हूं कि संकट से एक प्रश्न आता है, तो संकट से प्रश्न आए तो 1962 याद रखना है कि क्यूबा का मिसाइल संकट जो है वह आया था 1962 में। याद रखना है आपको। 40 नंबर प्रश्न, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की जो स्थापना हुई है वह अक्टूबर 1945 में हुई है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वह अक्टूबर 1945 में हुई है, तो ध्यान देना है आपको। चलिए 41वें सवाल पर हम लोग आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। संविधान समिति का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जी हाँ, संविधान का जो प्रारूप समिति है उसके सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया है। जैसे मान के चलिए कि ये प्रारूप समिति है, ठीक, और प्रारूप समिति के सामने यहां पर प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वह किसने रखा था? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष, वह थे जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था प्रस्ताव। ओके, चलिए 42, संविधान द्वारा सभी निर्मित, देखिए संविधान द्वारा नहीं है, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णता अस्तित्व में कब आया? पूर्णता मतलब कि पूरी रूप से कह रहा है कि देखिए पूरी बन तो गया था ये 26 नवंबर 1949 को ही बन तो गया था ये इसी तारीख को पूरी तरह से, लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से। 26 नवंबर को कुछ ही 15 अनुच्छेद लागू हुए, लेकिन बाकी जो थे वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो पूर्णतः अस्तित्व में आने की बात की जाए 26 जनवरी 1950, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन नहीं है भैया? तो लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता तो जानिए रहे हैं कि भारत में लिखित संविधान है ना, और संविधान सर्वोच्च है। लेकिन यहां तो विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो ये वाला विशेषता तो है, तो ये आंसर होगा नहीं। अर्धसंघीय संरचना, तो जी हाँ अर्धसंघीय संरचना भी है कि नहीं? समर्पित न्यायपालिका, तो समर्पित न्यायपालिका नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है ना भारत में। समर्पित नहीं है कि जो जिसकी सरकार है उसी का एकदम बिल्कुल डिट्टो करे, नहीं, समर्पित नहीं है। तो जो 43 का C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर पर, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है? चलिए संविधान का तो भाग है ना, ये नहीं होगा सही, संविधान का भाग ये है। संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? तो जी नहीं, संशोधन तो किया ही जा सकता है, तो ये भी है। प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, जी हाँ, संविधान में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है ये कि क्या क्या आपको लक्ष्य है, और मतलब क्या क्या संविधान में आपको वर्णित है, ये सारे शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। तो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके द्वारा संशोधन नहीं किया जाता है तो किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को जो है वह इंगित करते हैं, तो ये जो C हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आते हैं 45 नंबर, किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अगर भारतीय राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 में आपको जाना होगा। इस अनुच्छेद में 3 में आपको जाना होगा। भारतीय संविधान में वंदी प्रत्यक्षीकरण लेख केवल कौन जारी कर सकता है? वंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। तो 46 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 30 है वह संबंधित है अंतःकरण की स्वाधीनता से नहीं, धर्म प्रचार के अधिकार से नहीं, अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन से तो हाँ ही, जी हाँ, अपने शैक्षणिक संस्थान और की स्थापना करिए, उसका प्रबंधन करने का अधिकार आपको प्राप्त है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। चलिए 48वां, सकल घरेलू उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम हो रही है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह कारण है दोस्तों कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। कीमत ज्यादा है और मजदूरी कम है ना? कीमत ज्यादा है और मजदूरी कम मिल रहा है। मजदूरी कम है का मतलब कि मजदूरी कम मिल रहा है, और वस्तु खरीदने जाते हैं तो दाम उतना ज्यादा उसका लग रहा है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का मुख्य कारण जो है वह कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना। चलिए 49 नंबर, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है भाई? तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है वह है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं जो है वह राष्ट्रीय आय का अर्थ है। आज का आखिरी और 50वां प्रश्न, एक बंद अर्थव्यवस्था में, बंद का मतलब कि बंद पूरी तरह से बंद, तो न तो आयात होगा और न निर्यात होगा। तो 50 प्रश्न थे बिहार दरोगा सेट नंबर 16। इससे पहले 15 वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं। 15 वीडियो का मतलब 15 25 75 750 प्रश्न इसके आगे भी कराया जाएगा। बाकी तो करा ही दिया गया है, बाकी और आगे कराया जाएगा, बने रहिएगा बस। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।